आज की चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में उतर रहे हैं, खास तौर पर स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और इनसे जुड़े त्रिभुजों के सवालों पर ध्यान देंगे। हाँ, और वो भी जेई मेन के लिहाज से ये टॉपिक है भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये ऐसे विषय हैं जो बहुत से छात्रों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। हाँ, ये तो है। हमारे पास आज जेई मेन के पिछले कुछ सालों के सवालों और उनके हलों का एक अच्छा खासा कलेक्शन है। तो इन सोर्सेज को देखकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन विषयों से किस तरह के सवाल बनते हैं, कौन सी अवधारणाएं हैं जो बार बार सामने आती हैं, और उन्हें हल करने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। और उन्हें हल करने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। है ना? एग्जैक्टली। वही तो हमारा मिशन साफ है, इन सवालों के ढेर से वो कीमती मोती चुनना जो असल में मायने रखते हैं। हम सिर्फ हल नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल की जड़ क्या है, कौन सा तरीका क्यों कारगर है, और क्या कोई शॉर्टकट या सोचने का अलग नजरिया है। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि सुनने वालों को, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक मजबूत समझ मिले, वो भी बिना बोर हुए। हाँ, मजा भी आए और काम भी हो जाए। सही कहा। हम कुछ चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव सवालों के जरिए ही मुख्य फॉर्मूलों, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और जो सामान्य पैटर्न होते हैं ना, उन पर फोकस करेंगे। जाहिर है सारे सवाल तो नहीं कर सकते। हाँ, 186 सवाल वो तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि हर तरह के सवाल का फ्लेवर मिल जाए और उनकी तह तक जा सकें। बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट से जुड़े सवालों पर नजर डालते हैं, जैसे दूरी, बिंदु की स्थिति या फिर एक समबाहु त्रिभुज, बेसिक ज्योमेट्री। स्रोत में प्रश्न कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ, प्रश्न एक अच्छा स्टार्ट पॉइंट है। इसमें दो समानांतर रेखाएं हैं, y = 0 यानी x अक्ष और y = 5। इनके बीच की दूरी साफ है, 5 यूनिट। हाँ, वो तो दिख रहा है। और एक बिंदु P0, 1 इनके बीच में है। हमें एक समबाहु त्रिभुज PQR बनाना है, जिसका एक शीर्ष Q x अक्ष पर हो और दूसरा R रेखा y = 5 पर। अब यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम को ठीक से समझना पहला कदम है। ठीक है। फिर समबाहु त्रिभुज की शर्त कि तीनों भुजाएं PQ, PR, QR बराबर हों। मान लीजिए लंबाई s है। इसका इस्तेमाल करके दूरी सूत्र से समीकरण बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये दूरी वाले समीकरण कभी-कभी थोड़ी लंबे नहीं हो जाते? कैलकुलेशन वाइज। हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। और यहीं पर बात दिलचस्प होती है। स्रोत में रोटेशन मेथड का जिक्र है। अच्छा, रोटेशन। हाँ, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। हमें पता है कि भुजाओं के बीच 60 डिग्री का कोण है, तो हम बिंदु Q को P के सापेक्ष 60 डिग्री घुमाकर R प्राप्त कर सकते हैं, वेक्टर या कॉम्प्लेक्स नंबर वाली सोच से। हाँ, समझ गए, कॉम्प्लेक्स रोटेशन। ये तरीका अक्सर गणना को आसान बना देता है, खासकर जब कोण फिक्स्ड हो, जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस सवाल में किसी भी तरीके से हल करने पर भुजा की लंबाई का वर्ग s² वो 28 आता है। तो यहाँ टेक अवे ये है कि कभी-कभी सीधी ज्योमेट्री की समझ, जैसे रोटेशन, वो अलजेब्रा से ज्यादा तेज हो सकती है। बिल्कुल, ये पॉइंट नोट करने वाला है। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब और सेंट्रॉइड यानी केंद्रक जैसे कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। प्रश्न 2 इसी से जुड़ा लगता है। हाँ, रिफ्लेक्शन और सेंट्रॉइड भी जेई के पसंदीदा टॉपिक्स में से हैं। प्रश्न 2 में पहले हमें दिए गए 3 बिंदु 1, 3, 3, 1, 2, 4 से बने त्रिभुज का सेंट्रॉइड निकालना होता है। सेंट्रॉइड तो आसान है, वो कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लेते हैं ना। हाँ, वही, तीनों x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज और तीनों y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। तो यहाँ ये 1 + 3 + 2/3 और 3 + 1 + 4/3 2,83 आ जाता है। इसे g मान लेते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड आ गया 2,83। और फिर इस सेंट्रॉइड का रिफ्लेक्शन। बिल्कुल, फिर हमें इस सेंट्रॉइड g का एक रेखा x + 2y = 2 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन α, बीटा पता करना है। अच्छा। अब रिफ्लेक्शन का मतलब है कि दी गई रेखा बिंदु G और उसके प्रतिबिंब α, बीटा को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। हाँ, सही। इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, या फिर हम वही ज्योमेट्री लगा सकते हैं कि G और α, बीटा का मिड पॉइंट रेखा पर होगा और GG वाली लाइन दी हुई रेखा के परपेंडिकुलर होगी। हाँ, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 वाली कंडीशन। एग्जैक्टली। किसी भी तरीके से α, बीटा निकाल सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण ये समझना है कि रिफ्लेक्शन ज्यामितीय रूप से क्या कर रहा है। खैर, गणना करने पर α = -215 और बीटा = -415 आता है।
ओके। अंत में सवाल ने 15 अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा है, तो वो 15 माइनस 215 माइनस 415 इज इक्वल टू 15.2215 यानी 22 आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब आते हैं उन सवालों पर जो अक्सर छात्रों को परेशान करते हैं। लोकस यानी बिंदु पथ वाले सवाल। ये वो होते हैं जहाँ एक बिंदु कुछ शर्तों के तहत घूमता है और हमें उसके रास्ते का यानी पाथ का समीकरण निकालना होता है। हाँ। प्रश्न 3 कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक रॉड है जो 2 रेखाओं पर फिसल रही है। हाँ। लोकस के सवाल समझने में मजेदार हो सकते हैं अगर उनका पैटर्न पकड़ में आ जाए तो। प्रश्न 3 में एक 8 यूनिट लंबी रॉड है जिसके सिरे A और B दो दी गई रेखाओं x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पर चलते हैं। अच्छा। रॉड पर एक बिंदु P है जो उसे 2.1 के रेशियो में बांटता है और हमें P का लोकस बताना है। तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है? सीधा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? आमतौर पर स्ट्रैटेजी ये होती है कि जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी है, जैसे यहाँ A और B, उनके कोऑर्डिनेट्स को किसी पैरामीटर या पैरामीटर्स के रूप में लिखें जो दी गई शर्तों को सैटिस्फाई करें। जैसे A को अल्फा प्लस 2 मान लें क्योंकि वो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 पर है। हाँ, और B को बीटा मान सकते हैं क्योंकि वो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू माइनस 2 पर है। ठीक। फिर जिस बिंदु का लोकस निकालना है यानी P, उसके कोऑर्डिनेट्स h, k को सेक्शन फॉर्मूला का उपयोग करके इन्हीं पैरामीटर्स अल्फा और बीटा के टर्म्स में लिखें। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला 2.1 रेशियो से h इज इक्वल टू 1 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3 और k इज इक्वल टू 1 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू माइनस 2 बाई 3 आएगा। अच्छा, तो h और k आ गए अल्फा और बीटा में, लेकिन हमें तो h और k में संबंध चाहिए। अल्फा और बीटा तो हटाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर लोकस प्रॉब्लम्स का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है, पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना। वो कैसे होगा? इसके लिए हमें सवाल में दी गई एक और शर्त का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ वो शर्त है रॉड की लंबाई AB इज इक्वल टू 8, तो हम AB स्क्वायर इज इक्वल टू 64 का समीकरण लिखेंगे। दूरी सूत्र से अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 64। हाँ, यानी अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हमारे पास h के अल्फा बीटा में 3 समीकरण हैं, h वाला, k वाला और ये दूरी वाला। हमारा लक्ष्य है इन समीकरणों का उपयोग करके अल्फा और बीटा को हटा देना, जिससे सिर्फ h और k में एक समीकरण बचे। समझ गई। ये अलजेब्रा थोड़ी लंबी हो सकती है शायद। हो सकती है बिल्कुल, लेकिन प्रक्रिया यही है। अंत में लोकस का समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर 6xy 4x प्लस 28y 76 इज इक्वल टू 0 आता है। दिए गए फॉर्मेट से तुलना करने पर अल्फा बराबर 13, बीटा बराबर -6, गामा बराबर -4 मिलता है और अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बराबर 23 आ जाता है। तो मुख्य बात है पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करना और फिर उन्हें एलिमिनेट करना। क्या लोकस का कोई और उदाहरण है स्रोतों में? जैसे प्रश्न 45, वो भी कुछ लोकस जैसा लग रहा है। हाँ, प्रश्न 45 भी लोकस का एक और अच्छा उदाहरण है, पर थोड़ी अलग सेटिंग में। यहाँ एक लाइन सेगमेंट AB है जिसकी लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या लैम्डा के बराबर है और इसके एंड पॉइंट्स A और B उसी वृत्त की परिधि पर घूमते हैं। अच्छा, एंड पॉइंट्स वृत्त पर हैं। हाँ, और एक बिंदु P इस रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में बांटता है। हमें P का लोकस चाहिए। इसमें भी वही पैरामेट्रिक अप्रोच लगेगी। हाँ, मिलती जुलती। हम वृत्त का केंद्र ओरिजिन 0, 0 मान सकते हैं आसानी के लिए। तो A और B के कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में लैम्डा कॉस थीटा, लैम्डा साइन थीटा और लैम्डा कॉस फाई, लैम्डा साइन फाई मान सकते हैं। ठीक है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि OA इज इक्वल टू लैम्डा, OB इज इक्वल टू लैम्डा और AB इज इक्वल टू लैम्डा दिया है, तो त्रिभुज OAB समबाहु इक्विलैटरल हो गया। अरे हाँ, तो एंगल AOB 60 डिग्री हुआ, मतलब फाई और थीटा में रिलेशन आ गया। फाई थीटा इज इक्वल टू पाई 3। एग्जैक्टली। तो हमें अब 2 पैरामीटर नहीं चाहिए, एक से ही काम चल जाएगा। फिर से बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स h, k को सेक्शन फॉर्मूला 2:3 रेशियो से A और B के कोऑर्डिनेट्स, जो अब सिर्फ एक पैरामीटर मान लो थीटा पर निर्भर करते हैं, के पदों में लिखेंगे और फिर उस थीटा को एलिमिनेट कर देंगे। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री इस्तेमाल करके थीटा को हटा देंगे। अंत में P का लोकस भी एक वृत्त ही आता है। गणना के बाद उसकी त्रिज्या स्क्वायर रूट ऑफ 19 फाई लैम्डा निकलती है। तो फिर से वही पैटर्न है, पैरामीटर, सेक्शन फॉर्मूला, एलिमिनेशन। बिल्कुल, लोकस के सवालों में अक्सर यही फ्लो रहता है। ये लोकस वाली बात काफी साफ हुई।
अब त्रिभुजों के गुणों पर आते हैं, जैसे सेंट्रॉइड, ओर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, क्षेत्रफल, और एक और चीज होती है रेखाओं की संगामिता यानी कंकरेंसी। प्रश्न 4 शायद संगामिता से जुड़ा है। हाँ, संगामिता मतलब 3 या ज्यादा रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर रही हों। प्रश्न 4 में 3 रेखाएं दी हैं जिनमें 2 अननोन्स अल्फा और लैम्डा हैं। तो कैसे पता चलेगा कि वो संगामी है या नहीं, या अल्फा लैम्डा कैसे निकलेंगे? 3 रेखाओं ax + by + c = 0 के संगामी होने की एक स्टैंडर्ड कंडीशन है कि उनके गुणांकों यानी कोएफिशिएंट से बना 3/3 डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। अच्छा, वो डिटर्मिनेंट वाला तरीका। हाँ, यहाँ उस कंडीशन को लगाने पर अल्फा और लैम्डा में एक लीनियर रिलेशन मिल जाता है। -λ + 2 अल्फा 33 = 0। लेकिन इससे अल्फा और लैम्डा दोनों की वैल्यू तो नहीं मिलेगी, एक ही समीकरण है। सही। इसके लिए सवाल में एक और जानकारी दी गई है। एक बिंदु 1,2 का तीसरी रेखा 2x - 3y + लैम्डा = 0 में रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। ओहो, फिर से रिफ्लेक्शन। हाँ, तो रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। बिंदु और उसके रिफ्लेक्शन को मिलाने वाली लाइन दी हुई रेखा पर परपेंडिकुलर होती है और उनका मिड पॉइंट रेखा पर लाई करता है। इन शर्तों का उपयोग करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो -7 आती है। अच्छा, लैम्डा मिल गया। अब लैम्डा का ये मान पहले वाले रिलेशन -λ + 2 अल्फा 33 = 0 में रखकर अल्फा की वैल्यू 13 भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अंत में अल्फा लैम्डा पूछा है तो 13 × -7 = 91 आ जाता है। तो यहाँ संगामिता और प्रतिबिंब दोनों कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ। सही है। अच्छा, और ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र। स्रोत लिस्ट में कई सवाल 13, 14, 40, 52, 63 इससे जुड़े दिख रहे हैं। क्या ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? हाँ, ऑर्थोसेंटर पर सवाल अक्सर आते हैं। ऑर्थोसेंटर होता है त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों यानी कि एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। प्रश्न 13 इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें 2 अलग-अलग त्रिभुजों के ऑर्थोसेंटर के बीच की दूरी पूछी है। 2 त्रिभुज? हाँ, पहला त्रिभुज 3 रेखाओं 4x - 7y + 10 = 0, x + y = 5 और 7x + 4y = 15 से बनाए। बापे, 3 रेखाओं से बने त्रिभुज का ऑर्थोसेंटर निकालना मतलब पहले वर्टिसेस निकालो, फिर 2 एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालो, फिर उनका इंटरसेक्शन। ये तो काफी लंबा हो जाएगा। नॉर्मली तो हाँ, लंबा हो सकता है, लेकिन यहीं पर ऑब्जर्वेशन काम आती है जो जेईई सवालों में अक्सर चाहिए होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो पहली रेखा 4x - 7y और तीसरी रेखा 7x + 4y, इनके स्लोप्स क्या हैं? पहली का स्लोप 4/7 और तीसरी का -7/4। और इनका प्रोडक्ट 4/7 × -7/4 = -1। अरे, ये तो परपेंडिकुलर है। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा हुआ? राइट एंगल्ड, समकोण त्रिभुज। हाँ, और समकोण त्रिभुज का ऑर्थोसेंटर कहाँ होता है? ये तो जबरदस्त शॉर्टकट है, मतलब पूरा एल्टीट्यूड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरा त्रिभुज? दूसरा त्रिभुज तो और भी आसान है। वो अक्षों x = 0, y = 0 और रेखा x + y = 1 से बनाएं। ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण मूल बिंदु 0, 0 पर है। तो इसका ऑर्थोसेंटर 0, 0 हुआ। अच्छा, अब बस इन दोनों ऑर्थोसेंटर्स 1, 2 और 0, 0 के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी सूत्र से √1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर = √5 आ जाती है। कमाल है। तो सबक ये है कि हमेशा दी गई रेखाओं के बीच कोई खास रिश्ता जैसे परपेंडिकुलर या पैरेलल होना जरूर चेक करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत टाइम बच सकता है। क्षेत्रफल एरिया के सवाल भी काफी दिख रहे हैं। प्रश्न 8, 32, 57, 61, 99। प्रश्न 32 में 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। इसमें क्या खास है? क्षेत्रफल निकालने के कई तरीके हैं। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला डिटर्मिनेंट फॉर्मूला है, हीरोन का सूत्र है अगर भुजाएं पता हों, या फिर वेक्टर्स। प्रश्न 32 में वेक्टर्स का उपयोग बहुत खूबसूरती से किया गया है। वेक्टर्स से एरिया कैसे? सवाल यह है, एक त्रिभुज PQR है। बिंदु A, B, C उसकी भुजाओं QR, RP, PQ को 1.2 के अनुपात में बांटते हैं। हमें त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। ठीक है। हम P को ओरिजिन मान सकते हैं, पोजीशन वेक्टर 0, Q का पोजीशन वेक्टर Q मान लो, R का R। अब सेक्शन फॉर्मूला का वेक्टर रूप इस्तेमाल करके A, B, C के पोजीशन वेक्टर्स Q और R के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे A QR को 1.2 में बांटता है तो A का वेक्टर होगा
1r प्लस 2q अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2q प्लस r3। ऐसे ही बी और सी के भी आ जाएंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दो संलग्न भुजाओं के वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का आधा होता है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इज इक्वल टू 1/2 q क्रॉस r, क्योंकि PQ वेक्टर q है, PR वेक्टर r है। अच्छा। और त्रिभुज ABC का, उसके लिए हमें वेक्टर AB इक्वल्स टू B माइनस ए और वेक्टर AC इक्वल्स टू C माइनस ए निकालने होंगे, जो Q और R के पदों में आएंगे। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ AB क्रॉस AC निकालेंगे। थोड़ी वेक्टर अलजेब्रा करने के बाद ये 16QXR आता है। अरे वाह! तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ QXR, 16QXR इक्वल्स टू 3 आ गया सीधा। हाँ, वेक्टर विधि यहाँ इसलिए कारगर है क्योंकि ये बिंदुओं की रिलेटिव पोजीशन पर आधारित है और कैलकुलेशन को बड़ा सिस्टमैटिक रखती है। दिलचस्प। चलिए अब कोणों और रिफ्लेक्शन से जुड़े सवालों पर चलते हैं। प्रश्न 7 में एक समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। दो बराबर भुजाएं, दो रेखाओं के अनुदिश है और तीसरी भुजा का स्लोप पूछा है। ये एंगल्स के फॉर्मूले का सीधा एप्लीकेशन है। हमें दो रेखाएं दी हैं, -x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 और x प्लस y इक्वल्स टू 4, जिनके स्लोप m1 इक्वल्स टू 1/2 और m2 इक्वल्स टू -1 है। ये त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं। तीसरी भुजा का स्लोप m मान लेते हैं। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि बराबर भुजाएं तीसरी भुजा के साथ समान कोण बनाती हैं। हाँ। दो रेखाओं के बीच के कोण थीटा का टैंजेंट उनके स्लोप्स के पदों में होता है। tan थीटा बराबर m1 m2 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पहली रेखा स्लोप 12 और तीसरी रेखा स्लोप m के बीच का कोण दूसरी रेखा स्लोप -1 और तीसरी रेखा स्लोप m के बीच के कोण के बराबर होगा। तो tan थीटा बराबर कर देंगे। हाँ, मतलब m12 12m, m -1m 1 प्लस m -1 मॉड वाली। इस मॉड वाली इक्वेशन को हल करने पर m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, m² 6m1 बराबर 0। ओके, और फिर इसके रूट्स निकालेंगे। सवाल ने m के मान नहीं पूछे, बल्कि उनके संभावित मानों का योग, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स का योग क्या होता है? -b/a। बिल्कुल। तो यहाँ योग सीधा -6 1 बराबर 6 आ जाता है। रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, ये भी बढ़िया है। और वो प्रकाश किरण वाले रिफ्लेक्शन के सवाल, जैसे प्रश्न 36, ये अक्सर मुश्किल लगते हैं। हाँ, इनमें स्टेप्स होते हैं पर मुश्किल नहीं होते अगर ध्यान से करें। प्रश्न 36 में एक प्रकाश किरण ओरिजिन से निकलकर 30 डिग्री के कोण पर चलती है, एक्स एक्सिस से, मतलब रेखा y इक्वल्स टू tan 30 डिग्री x इक्वल्स टू x√3 हुई। ठीक है, इंसिडेंट रे। ये रेखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 से टकराती है। हमें रिफ्लेक्टेड किरण का x इंटरसेप्ट बताना है। ओके, तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप, इंसिडेंट रे y इक्वल्स टू x√3 और मिरर लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट P निकालें। दोनों समीकरणों को सॉल्व करके P आ जाएगा। ये आता है P √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल गया। अब हमें रिफ्लेक्टेड रेखा स्लोप या इक्वेशन चाहिए। इसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं, या तो इंसिडेंट रे और मिरर लाइन के बीच का एंगल निकालो tan थीटा वाले फॉर्मूले से, फिर उतना ही एंगल मिरर लाइन से दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। या दूसरा ज्यादा आसान तरीका है नॉर्मल का इस्तेमाल करना। नॉर्मल मतलब मिरर लाइन के परपेंडिकुलर। हाँ, मिरर लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का स्लोप -1 है 135 डिग्री, तो नॉर्मल का स्लोप 1 होगा 45 डिग्री। इंसिडेंट रे का एंगल 30 डिग्री है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। हाँ, यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 15 डिग्री होगा। ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से दूसरी तरफ 15 डिग्री पर होगी। नॉर्मल 45 डिग्री पर था, तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल x एक्सिस से 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अच्छा, तो रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 आ गया। बिल्कुल। अब हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप √3 है और वो किस पॉइंट से गुजर रही है P, वो भी पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख सकते हैं। y0 x0 x2 x82 x91 इज इक्वल टू m x x0 x0 x2 x82। और फिर
x इंटरसेप्ट के लिए y = 0 रख देंगे। हाँ, y = 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन के बाद x = 2, 3 + √3 आता है। काफी स्टेप्स है लेकिन लॉजिकल है। इंटरसेक्शन, एंगल, स्लोप, इक्वेशन, इंटरसेप्ट। बिल्कुल, प्रक्रिया को समझना जरूरी है। ये काफी विस्तृत था, पर प्रक्रिया समझ आ गई। अब अगर हम इन सभी उदाहरणों और स्रोतों को देखें तो जेईई की तैयारी के लिए कुछ खास रणनीतियां या अवलोकन क्या निकलते हैं? मतलब क्या चीजें हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ बातें बार बार उभर कर आती हैं। पहला तो कोर कॉन्सेप्ट्स, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, लोकस, सेक्शन फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन, दूरी सूत्र, रेखाओं के बीच कोण, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनकी परिभाषा, इनके गुणधर्म, ये बिल्कुल साफ होने चाहिए। बेसिक फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, विधि का चुनाव। जैसा हमने देखा, एक ही सवाल को कई तरीकों से किया जा सकता है। कोऑर्डिनेट, वेक्टर्स, रोटेशन। सवाल की प्रकृति देखकर सबसे एफिशिएंट मेथड चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सिमेट्री या खास एंगल्स हों तो रोटेशन या वेक्टर्स अक्सर तेज होते हैं। हाँ, वो ऑर्थो सेंटर वाले केस में दिखा था। तीसरा, पैटर्न पहचानना। लोकस के सवालों में पैरामीटर हटाना, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर की पहचान, कॉन्करेंसी के लिए डिटर्मिनेंट, ये कॉमन पैटर्न है। इन्हें पहचानने से सवाल जल्दी हल होता है। प्रैक्टिस से आएगा ये तो। हाँ। चौथा, गणना में सटीकता, ये बहुत जरूरी है, खासकर न्यूमेरिकल आंसर टाइप सवालों में। सिली मिस्टेक्स जैसे साइन एरर या फार्मूला गलत लगाना, इनसे बचना होगा। हर स्टेप पर ध्यान देना। और पांचवा, सिर्फ रटना नहीं। फॉर्मूले याद रखना जरूरी है, पर उनके पीछे का ज्यामितीय अर्थ समझना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब वो फॉर्मूला आया कहां से, क्या रिप्रेजेंट करता है। इससे आप नए अपरिचित सवालों में भी रास्ता निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में स्ट्रेट लाइंस और संबंधित ज्यामिति में महारत हासिल करने के लिए बुनियादी बातों की गहरी समझ, विभिन्न प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीकों का ज्ञान, सही रणनीति चुनने की क्षमता और ढेर सारा अभ्यास, यही चाहिए। एकदम सही कहा। सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर जैसे गुणों को सिर्फ परिभाषा के तौर पर नहीं, बल्कि सवालों में उनका एप्लीकेशन कैसे होता है, ये समझना जरूरी है। और जैसा आपने कहा, अलग अलग तरीकों से एक ही सवाल को हल करने की कोशिश करना भी समझ को मजबूत करता है। उम्मीद है इस चर्चा से सुनने वालों को इन कॉन्सेप्ट्स को समझने और सवालों को अप्रोच करने का एक बेहतर नजरिया मिला होगा। अभ्यास करते रहना ही सफलता का मार्ग है। और अंत में बस एक सोचने के लिए विचार छोड़ जाता हूं। हमने देखा कि ज्यामिति में अक्सर एक सवाल के कई हल होते हैं। कभी ये सोचिए कि क्यों कोई एक तरीका किसी विशेष सवाल के लिए ज्यादा कारगर होता है। क्या यह सिर्फ गणना की आसानी है या उसके पीछे कोई गहरी ज्यामितीय वजह छुपी है? इंटरेस्टिंग सवाल है। और एक कदम आगे बढ़कर, ये स्ट्रेट लाइंस और त्रिभुज जो हम 2D प्लेन में पढ़ रहे हैं, अगर इन्हें 3D स्पेस में ले जाएं, तो इनके रिश्ते और गुण कैसे बदलेंगे या कैसे विकसित होंगे? ये सोचने से शायद विषय की समझ और गहरी हो सकती है। वाकई सोचने वाली बात है। ये 3D वाला एंगल तो बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देता है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।